आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश लेक्चर में। हम अभी पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादपों की आकार की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। चलिए, सबसे पहले हम आज लेकर आए हैं इसमें पुष्प को अच्छी तरीके से इसमें समझेंगे हम। यह है जैसे पुष्प, क्या है पुष्प में क्या आएगा? एंजियोस्पर्म में पुष्प फूल एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षी यानी ध्यान को आकर्षित करने वाला ध्यानाकर्षी होता है। संरचना है, यह एक रूपांतरित प्रारोह होता है। हम जानते हैं पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह होता है जो लैंगिक जनन के लिए या लैंगिक जनन, जो जनन भाग होता है वो क्या होता है? पौधे का जो जनन भाग होता है वही होता है पुष्प। कौन से जनन का? लैंगिक जनन भाग का जो अंग होता है वो क्या होता है? पौधे का पुष्प होता है। ठीक है। एक प्रारूपी पुष्प में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूल में पुष्पासन है। जैसे पुष्प, उसे पुष्पासन कहते हैं। विन्यास होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। पर लगे रहते हैं वे कैलेक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग हैं। क्या है वो? कैलेक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। ठीक है, ये हैं वो। कैलेक्स तथा कोरोला सहायक अंग होती हैं। ये दोनों क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं। जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग होते हैं। पुष्प फूल जैसे प्याज में कैलेक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता। जो होता है उसमें क्या, उसको अंतर नहीं होता। इन्हें परिदल पुंज या पेरिएंथेस कहते हैं। पेरिएंथेस क्या कहते हैं? उनमें कोई अंतर नहीं होता, इसलिए कहते हैं पेरिएंथेस बोलते हैं। जब फूल के पुंकेसर तथा पुमंग दोनों होते हैं तब उन्हें द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। जब एक फूल होता है, मान लीजिए एक फूल हैगा, उसमें पुमंग भी होता है और जायांग भी होता है, तब उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। ये तो हम पहले से ही देख चुके हैं। ठीक है, उसे उभयलिंगी कहते हैं। अब क्या आता है? यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर, सिर्फ एक अकेला क्या है? पुंकेसर अथवा अंडप हो तो उसे एक लिंगाश्रय कहते हैं। यदि उसमें दोनों होंगे तब उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? दोनों होंगे तो उभयलिंगाश्रय। एक होगा कोई, या अंडप होगा या फिर पुंकेसर होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे? एक अंडापी कहेंगे। अब लेकिन यदि इसी जगह हम जंतुओं में बात करते तो जिसमें एक लिंग होता है, एक लिंग होता है जंतु में, उसे क्या बोलते हैं? एक लिंगी बोलेंगे। और यदि उसमें दोनों होंगे तो उसे द्विलिंगी क्या बोलेंगे? उसे द्विलिंगी। अच्छा, द्विलिंगी का उदाहरण, चलिए ठीक है। तो द्विलिंगी का जो उदाहरण होता है, हाँ, एक लिंगी जानते हैं आप, केचुआ। क्या होता है? केचुआ होता है। द्विलिंगी क्या होता है? केचुआ। ये वीडियो जो है ये लाइव है हमारे टेलीग्राम से। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी जो सारी लाइव्स जो वीडियो आती हैं वो सारी इंस्टाग्राम के माध्यम से आती हैं। कहाँ से आती हैं? इंस्टाग्राम से। ये इंस्टाग्राम से हम इस समय लाइव चल रहा है। चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सममिति में फूल त्रिज्या सम्मित होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिज्या सम्मित। सममिति में जो फूल होते हैं वो त्रिज्या सम्मित होते हैं, अथवा या नियमित कह सकते हैं। नियमित अथवा एक व्यास सम्मित यानी द्विपार्श्विक होते हैं। एक पार्श्विक भी हो, एक नियमित भी हो सकते हैं, उसमें दोनों तरफ भी हो सकती हैं। द्विपार्श्विक इस टाइप के, उसमें कलिकाएं दोनों तरफ लटकी होती हैं, वो क्या होते हैं? द्विपार्श्विक होते हैं। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में व्यक्त किया जा सके तब उसे त्रिज्या सम्मित कहते हैं। यानी कि जो आर्य जो समिति थी जंतुओं में, वह त्रिज्या सम्मित होती है पुष्पों में। ठीक है, अब आता है इनके उदाहरण है सरसों, धतूरा। ये उदाहरण जरूर याद रखें। मिर्च। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल में दो समान भागों में व्यक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सम्मित, दो समान भागों में, मान लीजिए, चलिए यहाँ करते हैं हम स्टार्ट।
ये हमारा एक फूल है। ठीक है, ये हमारा एक फूल है, मुक्का नहीं है, फूल है। ठीक है, क्या है? फूल है। पुष्प मान सकते हैं यार। ठीक है, ये क्या हो गया? फूल। अब इस फूल को आप बीच से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, तो ये क्या होता है? एक व्यास सममित पुष्प होता है। क्या होता है? इसमें दो भागों में इसे विभक्त कर सकते हैं आप। ये दो भाग, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। इन दो भागों में आप इसे विभक्त कर सकते हैं, तो ये तो होता है व्यास सममित। ठीक है, ये कौन सा पुष्प होता है भाई? व्यास सममित पुष्प होता है। ठीक है जी, हमने देखा था व्यास सममित। इसके उदाहरण है मटर। मटर का होता है गुलमोहर, सेम, केसिया। सेम का पुष्प तो सभी ने देखा होगा, वो कुछ उसमें इस टाइप की घुंडी होती हैं और ऐसा बना होता है, ये सेम का पुष्प होता है। ठीक है, इसको दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं हम, ये सेम का पुष्प होता है। ठीक है, केसिया होता है, ऐसा इसी का होता है एक व्यास सममित। जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में व्यक्त हो सके, तब उसे हम क्या कहते हैं? असममित कहते हैं। दो भागों में व्यक्त हो जाता है तो उसे क्या होता है? जब ऊर्ध्वाधर तल से, कहाँ से होता है? ये अक्ष से होता है। एक व्यास सममित में अक्ष से होता है। कहाँ से होता है? अक्ष से। और इसमें कहाँ से होता है? ऊर्ध्वाधर में। ये होता है ऊर्ध्वाधर तल से होता है, तब उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं असममित या अनियमित कहते हैं। जैसे कि कहना होता है, इसमें इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये होता है। इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें आप। इसी के माध्यम से हम अपलोडेड वीडियो एवं लाइव दे रहे हैं। अधिकतर जो हमारे लाइव सेशंस हैं वो हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप से आते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आ जाता है, एक पुष्प होता है जो वो तृतीयी, चतुर्थयी या पंचतयी, ये उसके हो सकता है। यदि उसमें उसके उपांगों की संख्या 3, 4, 5 के गुणज होती है तो वो इतने तयी हो सकता है। षष्ठ तयी भी हो सकता है, 6 हो तो। जैसे पुष्प के सहपत्र कहते हैं, उसके सहपत्रों की संख्या पर होता है। अभी जब हम इनके पुष्प सूत्र देखेंगे तब ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। पुष्प के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन्हें सहपत्री कहते हैं। आधार पर जो नीचे वाला इस टाइप का जो भाग होता है, यहाँ पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन्हें सहपत्र कहते हैं। और जिसमें सहपत्र नहीं होते उन्हें सहपत्रहीन कहते हैं। और जिसमें वो सहपत्र नहीं पाए जाते, वो ऐसे होते हैं, उन्हें सहपत्रहीन कहते हैं। पुष्प वृंत पर कैलिक्स, कैरोला, पुमंग तथा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायांग, हाइपोजायांग या परिजायांग, पौरियोजायांग, अधिजायांगता इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है एपिगाइनस। अधोजायांगता सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है। ठीक है, और ये अंग देखो, ऐसे फूलों को क्या होता है? अधोजायांगता में जायांग सर्वोच्च स्थान पर होता है। सर्वोच्च स्थान पर जायांग होता है, उसे अधोजायांगता कहते हैं। और अन्य नीचे होती हैं। ऐसे फूलों को ऊर्ध्ववर्ती कहती हैं। क्या कहती हैं? ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्ववर्ती, ये क्वेश्चन बनता है ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती का। इसमें सामान्य उदाहरण सरसों, इनके उदाहरण, ऊर्ध्ववर्ती का उदाहरण, ये उदाहरण मैंने रखते हैं इसके, आप इसके उदाहरण रखिए। परिजायांगता, ठीक है। अब आधा अधोवर्ती के उदाहरण ये हैं, आड़ू, इन तक याद रखिए आप। और अधोवर्ती के उदाहरण इसके, यहाँ तक आप इसको याद रख लीजिए।
इतना आप इसको क्या करिए, याद रखिए बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। PDF नोट्स को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए और इसकी आप अभी अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हो गया। चलो ठीक है, और इसको अच्छे से याद रख लीजिए। चलो हम एक बार इसमें उदाहरणों को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, नहीं चलो छोड़, चलो कर देते हैं, चलो कर ही देते हैं, हम उदाहरण को कर देते हैं। जो है ऊर्ध्ववर्ती के उदाहरण क्या हैं, ये हैं ऊर्ध्ववर्ती के उदाहरण। अब परिजायांग आधा अर्धवर्ती के उदाहरण ये हैं। ठीक है, अधोवर्ती के उदाहरण ये हैं। अब एक बार फिर से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हाँ हो गया। हाँ तो अब हम जो है एक पुष्प देखेंगे। ये मान लीजिए रुक जाइए। ठीक है, पुष्प हैगा ये, क्या आएगा ये पुष्प, समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, इधर देखते हैं। ये इसका पौधे की डाली है। ये इसके पुंकेसर हैं। ठीक है, ये हो गया एक पुष्प। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं। हमको ये नहीं देखना है, हमको इसमें सिर्फ ये देखना है क्या क्या भाग हैं। तो इसका ये जो भाग होता है, ये हरा होता है, इसको हम बोलते हैं वह है दल। और इसके एक को दल होता है और एक भाग होता है इसका दल। ये भाग होता है जो होता है क्या, दल। ये होते हैं इसके दलपत्र। ठीक है, अब इसमें यहाँ होता है जायांग। क्या होता है यहाँ, जायांग होता है। ये पुंकेसर होते हैं, परागकोश होते हैं, इसमें पुंकेसर होते हैं। यह इसके भाग होते हैं। अब हम इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी कर दिया। चलो ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू, धन्यवाद।